बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून के विरोध में अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में विपक्षी नेताओं की एकजुटता दिखाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पप्पू यादव समेत कई दिग्गज नेता इस मंच पर एक साथ नजर आए। मंच से तेजस्वी यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर जमकर हमला बोला। सवाल है कि बिहार में वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव में आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसी भी कीमत पर वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर विपक्ष का लक्ष्य बिहार में बीजेपी और एनडीए की सत्ता में वापसी रोकना है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम समुदाय ने वक्फ कानून के विरोध में अपनी ताकत दिखाई। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों में से एक इमारत शरिया ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में वक्फ कानून के विरोध में एआईएमआईएम की अगुवाई में हजारों मुसलमान इकट्ठा हुए। वहीं इस रैली को विपक्ष का समर्थन मिला, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह, सलमान खुर्शीद, दीपांकर भट्टाचार्य और पप्पू यादव जैसे महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। ये सम्मेलन वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नारे के साथ आयोजित किया गया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल 2025 पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इस सम्मेलन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया जैसे बड़े मुस्लिम संगठनों के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने बिल के खिलाफ एकजुटता दिखाई। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छींक कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। इस विशाल प्रदर्शन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरह से जायज है। ये आवाम का सुप्रीम कोर्ट है। आवाम के सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला है वो आप देख चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में जो भी हमको हमारा तस्वुर है डेमोक्रेसी का, जो हमारा जमहूरियत का तस्वुर है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये है और उस हिस्से ने आज अपनी आवाज़ उठाई है। बता दें कि वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती दी गई थी और सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस साल अप्रैल में संसद ने वक्फ कानून को पारित किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी देश भर में वक्फ बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 9 जिलों पर एआईएमपीएलबी का फोकस है। इन 9 जिलों में 72 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 30 सीटों पर मुस्लिम समुदाय ताकतवर है। बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 17.7% है। वक्फ बचाओ अभियान के दौरान एआईएमपीएलबी और मुस्लिम समुदाय के अन्य संगठन बीजेपी और इसके सहयोगी दलों पर हमलावर हैं। एआईएमपीएलबी का कहना है कि इन दलों ने वक्फ कानून के मामले में मुस्लिम समुदाय के साथ धोखाधड़ी की है और हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ उत्पल बल्लभ जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ हाजी रंगरेज जी हैं, नेता हैं AIMIM के। और हमारे साथ डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, प्रवक्ता हैं LJP रामविलास के। आप सभी का बेहद स्वागत है। सबसे पहला सवाल उत्पल जी आपसे होगा। उत्पल जी, सवाल यह है कि क्या आरजेडी जो है वो बिहार में कमजोर हुई है क्या? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि AIMIM के नेताओं के साथ मंच साझा करने की नौबत आन पड़ी है। 17% पूरे अगर बिहार की आबादी की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक है। लग रहा है क्या कि आपकी पकड़ ढीली हो रही है, इसलिए AIMIM का साथ चाहिए? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, यदि कोई गलती होती है, सरकार का अगर कोई गलत नियत और नीति लाया जाता है और जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित 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 जो समाज सोसाइटी है, उनके पक्ष में खड़ा होना, ये कौन सी कमजोरी की बात दर्शाता है जो आप इस तरह की सवाल कर रहे हैं कि आप कमजोर हुए हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नहीं, वो आपका सवाल जो है ना, ये बहुत अटपटा हमको लग रहा है। अटपटा इसलिए लग रहा है उत्पल जी की चुभ रहा है क्या? जी, कहने सवाल चुभ रहा है इसलिए अटपटा लग रहा है क्या? नहीं, आप स्वतंत्र है सवाल पूछने के लिए। और इससे बहुत करवे करवे सवाल आज के डेट में विपक्षियों से पूछा जाता है। सत्ता से पूछने की हिम्मत तो है नहीं, और विपक्षी मीडिया के नहीं, हिम्मत की बात मत करिए। इससे पहले के शो के लिंक भेज दूंगा। तो राहुल आनंद इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता से कितने सवाल मैं ले चुका हूं, तो उसके लिए आपको सफाई देने की जरूरत नहीं उत्पल जी मुझे। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की जो निर्णय है, अगर उससे कोई सोसाइटी, समाज या वर्ग पीड़ित है, दमित है, और ये जो है ना बहकाने के लिए गलत निर्णय ले रही है, तो उसके पक्ष में खड़ा होना, ये पक्ष में खड़ा होना, ये कौन सी कमजोरी है? तो आप मानते हैं कि आरजेडी कहीं कमजोर नहीं पड़ी है और AIM का जो साथ है वो उसे उस चुनाव में नहीं चाहिए, यानी कुल मिलाकर AIMIM जो है वो अलग लड़ेगी हमेशा की तरह, आप ये कहना चाह रहे हैं? अमित जी, मंच किसका था? जो मंच था वो इमारतें सरिया संस्थान का था। इमारतें सरिया क्या ओवैसी जी की पार्टी है, कोई संगठन है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए ना, हो सके मैं नहीं जान रहा हूं, आप जानते होंगे। नहीं, उत्पल जी आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, आप मुझे बताइए कि क्या है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध में पूरा बिहार खड़ा है, और हम लोग पूरे बिहार के साथ हैं। पूरे बिहार के साथ हैं कि 17% आबादी के साथ है बिहार में? आप क्या मंच से ऊपर और मंच से नीचे 17% आबादी के? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप बोल दीजिए ना। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष ये, सत्ता पक्ष ये निशाना लगा रहा है, निशाना साध रहा है कि 17% जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है, जो विपक्ष में है। जी, उत्पल जी आवाज आ रही है आपको? जी, बोला जाए। मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष यह आरोप लगा रहा है कि 17% को साधने की यह कोशिश है। देखिए, ये वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। अगर समाज में यदि आप इस तरह के अलूल जलूल फैसले लेंगे, चाहे वो NRC से संबंधित है, चाहे वो वक्फ बोर्ड से संबंधित है, और जितने भी तरह के फैसले ले रहे हैं, अभी एक छिपी हुई NRC जैसे बात आप ला रहे हैं, तो ये एक्चुअली है क्या, मैं बता दूं, आप इस तरह के धार्मिक भावना और भाव से जितने भी काम ले रहे हैं, चाहे वो आप क्या बोलते हैं, वो 3 तलाक का बात ले रहे हैं, तो ये सच बात है कि एक तरफ आप मुसलमानों को डराने के लिए और दूसरी तरफ हिंदुओं मतलब को आप कह रहे हैं कि भड़काने के 3 लिए तलाक करते हैं। होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि 3 तलाक का जो फैसला लिया गया था वो फैसला सही नहीं था? नहीं,
इसके पीछे भाव क्या है? बिन अरे तलाक वाली सुप्रीम बात कोर्ट कीजिए ने ना। रद्द किया बिन था तलाक- सर उत्पल जी। बिन तलाक नरेंद्र 5 मोदी जी के सदस्यीय जो नेतृत्व में पीठ किया थी गया, तो बिन सुप्रीम तलाक कोर्ट अपनी पत्नी को की, छोड़े उन्होंने हुए हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक रद्द किया था और सरकार से कहा था कि कानून लेकर आओ। जी आवाज आई आपको? मैं कह रहा हूं कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था और सरकार से कहा था अब कानून लेकर आओ। कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। मैं आता हूं आपके पास उत्पल जी। राहुल आनंद जी आप ही जवाब दे दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज आप चर्चा का शुरुआत रखे हैं उसका अगर उत्तर दिया जाए तो ये कहना लाजमी होगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज विपक्ष का मन बड़ा ही विचलित है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का दो संदर्भ है मेरा। पहला तो ये, जो हमारे आरजेडी के साथी आपके साथ जो पैनलिस्ट में अभी मौजूद हैं, उनकी बातें वो इस चीज को बता रही है कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन का दौर चल रहा है। जो एमवाई समीकरण की बात करने वाली पार्टी है वो आज किस तरह से दूसरे का साथ लेकर एक साथ एक मंच पे आने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं कि जो पकड़ है और जो अकड़ है आरजेडी की, वो निश्चित रूप से वो छूटता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है। क्योंकि ये वही आरजेडी है जो कभी कहा करती थी कि माई समीकरण तो हमसे कोई छू भी नहीं सकता है, लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती है, समीकरण बदलते हैं और जज्बात बदलते हैं तो बोली भी बदल जाती है। देखिए आपको याद होगा, मैं आपको बता दूं, AIMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी जी, उन्होंने कहा था कि तुमने हमारा 4 लिया, हम तुम्हारा 40 ले लेंगे। तो ये जो डर की जो भाव है ना वो उत्पन्न होगी, ये लाजमी है। और रही बात इसकी कि अगर तार्किक बात अगर हम बात करें तो जो आज पटना के गांधी मैदान में जो दृश्य देखने को मिला है और जो चीज दिखाने की तैयारी हो रही थी, वो निश्चित रूप से ये तैयार रहना है हम लोगों को और आपको भी कि इस तरह की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। और चुनाव का वर्ष है, चुनावी महीने कुछ ही बचे हैं, उसमें इस तरह की बहुत खेला खेला जाएगा बिहार में और ये होगा। कोई संघ फूकेगा मंच से, तो कभी लालू यादव जी बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति भी लेकर आएंगे, तो कभी डर का कोई माहौल तैयार करेगा। ये सारी चीजें जो कूटनीति साम दंड भेद की जो बातें की जाती है, ये बिल्कुल होंगी विपक्ष की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि लेकिन हमारे लोग कभी इस बात को सही से नहीं रख पाते हैं कि लोगों को डराता है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन कभी इस बात के पीछे नहीं आते हैं और इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं जवाब दे पाएंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक प्रश्न हमारे आरजेडी के साथी से, एक प्रश्न, अगर वक्फ बोर्ड सच में सही है तो फिर तमिलनाडु का 1500 साल पुराना जो मंदिर है वो वक्फ बोर्ड का कैसा हो गया, जबकि कि ये धर्म की अगर हम बात करें तो लगभग 1400 वर्ष पुराना ही धर्म। राहुल आनंद जी, बहरहाल ये पूरा जो मसला है वो तो कोर्ट के पास है। अब कोर्ट तय करेगी कि वक्फ संशोधन कानून सही है या नहीं है। अंतरिम आदेश आएगा ही, मुझे लगता है जुलाई से जब रीओपन होगा तो उसके बाद इस पर अंतरिम आदेश आएगा। लेकिन उससे पहले ही माहौल जो बनाया जा रहा है, जरा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने यह कहा कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे ना तो ये जो वक्फ बिल है उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। भाई ये तो ना ही विधानसभा में प्रावधान है, ना ही कूड़ेदान में इस तरह के बिल भी डाले जाते हैं। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है और आप खुलेआम कह रहे हैं हम कूड़ेदान में डाल देंगे। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्या? आशीष भाई देखिए, इसके पीछे एक ही तथ्य है, हाथ कंगन को आरसे क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए इस तरह की जो भाषा जो ये बोलते हैं ना, इससे कहीं ना कहीं ये उत्पन्न होता है कि इनको कानून की जानकारी नहीं है और ना ही इनको संविधान के बारे में कोई जिक्र है। देखिए ये राजा के पुत्र पैदा हुए हैं तो राज करने की बात करते हैं, लेकिन राज करने के लिए जो राजदंड होता है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है ये कभी पढ़े ही नहीं है। क्योंकि इनको सरकार बनाने के लिए जो इनके पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो एमवाई समीकरण ही है। उस एमवाई समीकरण के लिए इस तरह की बोली बोली जाती है। आप ममता जी को देखिए, ममता दीदी किस तरह की बोली बोलती है, वो भी इस तरह की ही बातें करती है कि अगर छू दिया हमारे मुसलमान भाइयों को तो देख लेना। ठीक है राहुल जी, उत्पल जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास वैभव जी आऊंगा। उत्पल जी जवाब दे दीजिए। राहुल जी विधि व्यवस्था से संबंधित कोई राजदंड जैसे विषय पे बात कर रहे थे। राजदंड कौन सा विषय होता है राहुल जी? राहुल जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं वैभव जी के पास जाऊंगा। संविधान जो लाल किताब लेकर आप घूमते हैं ना, जो भविष्य दर्पण आपके लिए है, वो राजदंड होता है। भारतीय संविधान में क्या ये राजदंड? आप बोले कि राजदंड जैसे विषयों की जानकारी नहीं है, राजदंड क्या है? सरकार द्वारा पास ये जो राजदंड सिंबॉलिक और संघोल की जो आत्मा आपके समाया हुआ है ना, वही भाषा है आपकी। और मैं आपके सारे जवाबों को बिंदुवार दूंगा, जवाब बिंदुवार दूंगा। चलिए कंटिन्यू रहिए आप। पास किया गया जो आर्टिकल है उसको आप रोक सकते हैं क्या? अरे मानना पड़ेगा भाई, ठीक है
सुन लीजिए अब उत्पल जी, एक मिनट, वैभव जी को भी बोल लेने देते हैं। एक बार पहले वैभव जी बोल लें, फिर एक बार फिर से डिबेट ओपन करते हैं सभी के लिए। फिर वैभव जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, ऐसा है कि वक्त एक ऐसा मसला है, इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार का कुछ करने का इरादा, वक्त और एक माइनॉरिटी को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के हकों पे डाका डाल रही है ये सरकार। हिंदुओं के हकों पर कैसे डाका डाल रही है? वक्त पर अगर नकेल कस रही है तो? कैन मैं कंप्लीट करूं? हाँ। थोड़ा सा 15 मिनट बाद आप आए हैं मेरे पास और इतने उतावले पर मैं अच्छा नहीं लगता। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ मुस्लिमों को ये दिखाना, समाज में संदेश देना कि हम मुस्लिमों के खिलाफ ऐसे कर रहे हैं, मुस्लिमों को ठीक कर रहे हैं। भाजपाई आपको कहते चर्चा में सुने जा सकते हैं कि मोदी ने मुसलमानों को ठीक। ये क्यों है? ये मतलब कहां से सुना? मैंने ये बयान नहीं सुना कि मोदी ने मुसलमानों को ठीक कर दिया। किसके बयान की बात कर रहे हैं आप? अरे या तो आप शायद स्टूडियो से बाहर नहीं जाते हैं, या फिर आप नहीं, मैं स्टूडियो में नहीं सोता हूं, मेरे पास भी घर है, मैं जाता हूं जी। आशीष 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 प्लीज उतना समय तो दे दो कि कोई बात मैं अपनी पूरी कर। नहीं, मैं आपसे सवाल बस पूछ रहा हूं, मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं, किसी और पैनलिस्ट को नहीं। लेकिन आपने कहा कि मोदी ने मुसलमानों को ठीक कर दिया, ये बयान किस भाजपा के नेता ने दिया, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। भाजपा के लोगों की मुसलमानों के लिए क्या विचार है वो संसद में देखा है। आपने न देखा हो तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपको प्रमाणित करने की। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक तरफ मुसलमानों को ये दिखाना कि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोदी ऐसे कानून बना रहे हैं, ये करके दूसरी तरफ जो करोड़ों सरकारी पद खाली हैं उसमें हिंदुओं को बहुत सारे पद मिलेंगे, क्योंकि जब भर्ती होगी तो उसमें सभी को मिलेगा और उसमें मेजर स्टेक जो होगा वो हिंदुओं का होगा। तो हिंदुओं का हक लूटा, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। किसानों के लिए 3 साल पहले मोदी जी ने एक बात कही थी चुनाव को देखते, कहा था कि 3 जो कानून है वो वापस लेते हैं और एमएसपी का कानून बनाएंगे। 3 साल बीत गए, आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उससे मुसलमानों के मुद्दे को धार के ये किसानों के उन मूल्यों की बात को खत्म करते हैं, उससे हिंदुओं का नुकसान होता है। मुझमें उन किसानों में मेजर स्टेक जो है वो हिंदुओं का है। पिछड़ों दलितों का हक खा रहे हैं ये। सवाल ये है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? आप उनके पुराने बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल है, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। और अभी पिछले दिनों की बात है, उन्होंने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जनता के साथ धोखा कि जब यूपी का चुनाव हो रहा था, चुनाव से ऐन पहले वो 3 काले कानून वापस हुए और कहा कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। 3 साल बीत गए, आज तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, कानून नहीं बना। बिल्कुल वैसे ही जातीय जनगणना जो सभी को हक देने की बात करती है, जो पूरा विपक्ष एकजुट होके दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ों को हक देने की बात कर रहा है, उस बात को कुंद करने के लिए इन्होंने बिहार चुनाव से पहले ये तो कह दिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जो सेंसस नहीं करा पा रहा है वो जातीय जनगणना क्या कराएगा? अरे आपको तारीख भी मिल गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। वैभव जी अब क्या चाहते हैं, क्या कर ले सरकार? एक दिन में करा दे क्या घर बैठ के? नोटिफिकेशन जारी हुआ ना कि कब से होगा? कब से होगा आप बताइए। आप नोटिफिकेशन पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे प्लीज प्लीज आशीष, ऐसा है कि 2020 नवंबर में जो सेंसस के लिए कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें सेंसस के अधिकारियों ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें बताया था
कि 8,500 करोड़ रुपए लगेंगे सेंसस करने में और 11 से 12 महीने लगेंगे सेंसस करने में। ठीक है, आप बता दीजिए कि इस साल बजटरी प्रोविजन में कितना रुपया जो गृह मंत्रालय के अंदर सेंसस का डिपार्टमेंट आता है, ऑफिस है, उसको कितना पैसा अलॉट किया गया है? भाजपा के साथी से पूछ लीजिए, उनको पता नहीं होगा। मैं बता देता हूं, मात्र 500 रुपए, 550 करोड़ है सर। अगर हाँ, अरे सर राउंड फिगर हमने बोल दिया, 550 करोड़। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मैं यहां से बाहर नहीं निकलता, तो मैं आपको बस बता रहा था कि मैं बाहर निकलता हूं। चलिए, आपको वो बात चुभ गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो 8,500 करोड़ को अगर आज के टाइम में देखा जाए तो लगभग 10 से 11,000 करोड़ खर्च होगा सेंसस में। लेकिन इस सरकार वैभव जी हम टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे, वक्त टॉपिक है वैभव जी, वक्त टॉपिक है, इसलिए हम टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे। जिस दिन सेंसस पे करेंगे उस दिन जरूर सेंसस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान संदीप मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है इंडिया डेली में। संदीप जी, जब बहस की शुरुआत हुई, मैंने आरजेडी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा था, उत्पल जी हमारे साथ हैं, कि क्या आरजेडी बिहार में कमजोर होती जा रही है, खासकर मुस्लिम समीकरण को लेकर, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के साथ मंच साझा करना, एआईएमआईएम के साथ मंच साझा करना, ये क्या बता रहा है कि आरजेडी की जो पकड़ है वो मुसलमानों में कमजोर हुई है? देखिए, यह तो बहुत ही गंभीर विषय है कि एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद में बैठता है और चुनाव से कुछ दिन पहले आता और 5 विधानसभा की सीटें जीत करके ले जाता है। ये बात अलग है कि बाद में फिर वो पाला बदल लेते हैं, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि उनकी रणनीति कितनी सफल रही होगी कि अपने चुनाव में नतीजों में कन्वर्ट कर पाए। तो यह बात निश्चित ही गौर करने वाली है कि वोटर भले ही मार्जिनल हो, चाहे सीपीआई का वोटर हो, चाहे एएमआईएम को वोट करने वाला हो, यह दोनों ही बहुत सारी सीटों पर निर्णायक फैसला करा सकता है, जहां पर कि जीत का मार्जिन जो है 3,000 या 3,000 से कम का रहता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं डर तो इस बात का है कि अगर थोड़ा सा भी वोट टर्नआउट दाहिने या बाएं हुआ, लेफ्ट या राइट हुआ, तो ऐसी स्थिति में जीत का अंतर जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और खास करके उस स्थिति में जब रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता युवाओं में जो है एक तार्किक बात रखने वाले नेता के तौर पर हो रही है, तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति कुतर्क रखता है या सही कहें तो अपनी बातों में तर्क नहीं रखता है, तो ऐसे, और पारिवारिक लड़ाई भी चल रही है, तो इन सभी की स्थिति में निश्चित ही आरजेडी की स्थिति जो है आज थोड़ी चिंतनीय है और यह आरजेडी समझ रही है और शायद इसीलिए इस वक्त पर जैसे मुद्दों को उठा रही है, जिससे कि थोड़ा सा जो है लगे कि हम मुस्लिमों के जो है हिमायती हैं और उनके बारे में सोचते हैं। ये एक बड़ी वजह यह भी है कि लालू प्रसाद यादव जी को इस अवस्था में भी स्वास्थ्य उनका खराब रहता है और उम्र के इस पड़ाव पर है, उसके बावजूद उनको आरजेडी का अध्यक्ष फिर से बनना पड़ता है। यह भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। संदीप मिश्रा जी, देखिए, यह बहुत ही गंभीर बात है कि एक पार्टी जिसमें 2 युवा नेता हैं और एक युवा नेता को आपने तो बाहर ही कर दिया और दूसरे जो बचे हैं उनके नेतृत्व क्षमता पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पार्टी के समर्थकों को भरोसा नहीं है। और यह बिल्कुल परिलक्षित होता है जब लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी फिर संभालते हैं। नहीं तो अगर कार्यकर्ताओं में वो जोश भर पाते, कार्यकर्ताओं को बांध के रख पाते, तो शायद इस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही और कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी उनको झेलने पड़ रहे हैं, ऐसे स्थिति में पार्टी का नेतृत्व उनको करना पड़ रहा है, तो निश्चित ही यह सारी घटनाएं जो है पार्टी को एक गहन चिंता में डालती हैं। गहन चिंतन में डालती हैं। उत्पल जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। ये संदीप जी मिश्रा जी संदीप जी हैं, ये बोल रहे थे, सुन रहे हैं हमारी बात आशीष जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ये संदीप मिश्रा हैं, ये बोल रहे थे कि परिवार में भी फूट है चिराग जी का, तो ये फूट किसने डलवाया चिराग जी के परिवार में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। किसने चिराग जी का पार्टी तोड़ा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। चिराग जी का एक विधायक ही जीता पिछली बार नरेंद्र जी के हनुमान बनने के चक्कर में, वो अपनी पूछ से अपनी ही पार्टी और घर में लगा लिए आग।
और उस लगी आग के बाद उनकी एक सीट आई और नीतीश जी उनकी सीट को भी वो विधायक को अपने में शामिल करा लिए। अभी मिश्रा जी के चक्कर में पड़ गए हैं चिराग जी, तो यही होगा, यही लोग सलाहकार हालांकि रहते होंगे। संदीप मिश्रा जी आपकी परिवार में जो आग लगी है उस पर चर्चा कर रहे थे। संदीप जी मैंने सही सुना था ना? हमको लगा पासवान जी के परिवार तोड़वाए। अरे पासवान जी का तो स्ट्राइक रेट 100% का है। लोकसभा का डेटा उठा लीजिए, 100% का स्ट्राइक रेट है। विधानसभा का भी डेटा पे बात कर लीजिए। अरे लोकसभा अभी बीती है ना 2024 में, तो लोकसभा पे बात करूंगा ना। संदीप मिश्रा जी जैसे सलाहकार के चक्कर में पड़ के चिराग जी अपने घर में लगा लिए आग। अब उनके एक विधायक थे, वो राहुल जी के पार्टनर ने अपने में शामिल करा लिया, है ना? है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं आशीष जी? नहीं, अब देखिए राहुल संदीप मिश्रा जी ने सवाल तो यही खड़ा किया। एक सवाल उनके उस सवाल का भी जवाब दीजिए। संदीप मिश्रा जी का सवाल देने के लिए थोड़ा ना हम बैठे हैं। आप सवाल कीजिए ना, आप मीडिया के लोग हैं। संदीप मिश्रा जी तो संदीप है और मिश्रा है, दो चीज इनमें है। हाँ, लेकिन उत्पल जी एक बताइए ना, एक सवाल तो सवाल कीजिए। आपका सवाल एकदम धमाकेदार दूंगा मैं जवाब। अच्छा, एक सवाल का जवाब ये दीजिएगा कि क्या AIMIM परिवारवादी अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए उत्पल जी, अरे अब सुन लीजिए कि क्या ऐसे सलाहकार को आप कहां से उठा के लाते हैं इन लोगों को? देखिए व्यक्तिगत मत करिए, सभी मेहमान हैं, व्यक्तिगत मत होइए उत्पल जी। चलिए बोलिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि क्या AIMIM जो है, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं मैं, वो पीछे टाइटल से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूं। आगे बोलिए। अब हम बोल ले, बोलिए ना। हाँ यही RJD की दबंगई है, बोलने नहीं देते। हाँ, फिर जब हम बोलेंगे तो कहेंगे कि बोलते हैं। मैं अपने मुंह पे उंगली लगा लेता हूं। अरे उत्पल जी सुनिए ना, ये बताइए कि क्या AIMIM का साथ आप लोग लेंगे, उसे उन्हें गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे? आशीष जी सबसे पहली बात तो संदीप मिश्रा जी को भी जानना चाहिए और आपको भी जानना चाहिए। राहुल जी को समझ में नहीं आएगा, मैं समझाना भी चाहूंगा तो, और मैं उनको समझाना चाहता भी नहीं। ये मंच किसका था पहले ये आप बताइए। अरे मंच से छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं कि क्या वो गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं? आप इस बात से इनकार करेंगे कि सीमांचल में ओवैसी की अच्छी पकड़ है? इस बात से इनकार करेंगे आप उत्पल जी? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, सीमांचल की राजनीति पे बात करते हैं तो मैं बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोकसभा के उम्मीदवारी देखिए, वोटर किसी का नहीं होता है, वोटर किसी का रजिस्टर्ड नहीं होता। अभी आप ही के चैनल से कहा गया कि इनके वोटर, उनके वोटर, राष्ट्रीय जनता दल के वोटर, तो कांग्रेस के वोटर, तो जदयू के वोटर कोई किसी का रजिस्टर्ड होता नहीं है। एक चीज, उम्मीदवार पार्टी के होते हैं। लेकिन बता दूं कि मुख्यमंत्री जी जनता दल यू के उम्मीदवार 2014 में उम्मीदवारी छोड़ करके किशनगंज से भाग गए थे, मालूम है ना? अनाउंस होने के बाद उम्मीदवार भाग गए थे। नहीं, मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि ओवैसी का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है। उस भगोरे अलायंस पार्टनर का हिस्सा राहुल जी बैठे हुए हैं आपके साथ में, जो मैदान से उम्मीदवार भाग गया। अरे आप ओवैसी पर नहीं आ रहे हैं, आप एक नई कहानी, नई थ्योरी लेकर चले आते हैं। अब ये बताइए, आप जबरदस्ती, अब यही से वोट नहीं गिरता आप लोगों में। आपसे कहा जाता है आप इमली पे अपनी कथा शुरू कर देते हैं। अरे आशीष जी, मिश्रा जी चिराग के, और चिराग पार्टी और परिवार की बात, आप अपने परिवार पर नहीं बात करेंगे। बड़े भाई साहब अपना दरबार लगा रहे हैं घर के बगल में बैठकर। टिकट देंगे कि नहीं देंगे, माफी होगी कि नहीं होगी? में नहीं है राहुल जी, वो फिलहाल मेरे पार्टी में नहीं है, इसलिए मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए राहुल आनंद जी जवाब दीजिए उत्पल जी को। निकाले हुए तो मैं क्या बोलूं, पार्टी से निष्कासित है वो। देखिए क्या है ना आशीष जी, क्या है ना कि बड़बोला लोग हमेशा बातों में फंस जाता है, और आरजेडी के जो हमारे जो साथी हैं उत्पल बल्लभ जी, उनकी बातों में देखिए जो बातें झलक रही है, उससे बस ये लगता है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ बात को उलझाना है, पर्सनल टारगेट करना है। देखिए बात क्या हो रही है, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे पार्टी से अगर आप को रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू समाज में बढ़ती है।
जो भैंस को लेकर चलता हो, जो भैंस का चारा छोड़ रहा हो, उससे आप उम्मीद भी क्या कीजिएगा उनकी बातों ठीक है, राहुल आनंद जी और उत्पल जी को फुल स्क्रीन पर लाया जाए, एक दूसरे के सवाल का जवाब दीजिए। राहुल आनंद जी, मैं बता रहा हूँ, 15 साल में देखिए, जब हाथी मर जाता है ना तो गधे से ऊंचा ही रहता है। ये काफी है समझने के लिए लोगों को। बात करें अगर 15 साल में क्या बदला है आरजेडी में, अगर हम बात करें तो आदमी लोगों का उम्र बदला है, और उम्र बदलने के बाद जो लोग सामने आए हैं वो लोग इसी तरह के आए हैं। देखिए मैं बताता हूँ, संविधान के आर्टिकल 256 की बात करें, तेजस्वी यादव जी अभी आज मंच से भाषण दे रहे थे। अरे सुनिए तो सही, मैंने कहा ना कि हाथी के मरने के बाद भी वो गधे से ऊंचा ही रहता है। समझने के लिए समझदारी होनी चाहिए आपको। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे हम बोले तो आपको बुरा लग रहा है, और आप बोल रहे थे तो चुपचाप सुन रहे थे। सुनिए तो सही। अरे उत्पल जी सुनिए, जब समझना नहीं। आरजेडी को जंगल राज क्यों कहा जाता है? आरजेडी को जंगल राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने घर में भी जंगल राज कर रहे हैं। बात को नहीं सुनेंगे, बात को नहीं सुनेंगे। इनको चाहिए तुष्टीकरण, इनको ये भी खोजने वाले। अरे पढ़ाई लिखाई पे आप बात किए हैं तो अरे आप क्या किए हैं, आपके बात से नहीं लगता है। जो आदमी मुंह खोले ना उसको पता चल जाता है कि उसका संस्कार कैसा है। सुनिए, छोड़िए वो सब, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए बार बार बोलते हैं हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पार्टी क्या। छोड़िए, हटाइए वो सब। आर्टिकल 256 पढ़े हैं, आर्टिकल 256 पढ़े हैं। अरे फालतू, अरे सुनिए तो सही, चारा चोर पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं आप। चारा चोर पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं, जो भैंस को ढोवाता था स्कूटर पे। और आप बात करिएगा, आरजेडी मतलब क्या है? आरजेडी मतलब क्या है? आरजेडी मतलब कहीं ना कहीं चारा चोर रिप्रेजेंट करता है। और आपके जो मुखिया है वो क्या बोल रहे थे कि हम कागज फाड़ कर फेंक देंगे। आर्टिकल 256 समझ में आता है, इसीलिए कहता है पढ़ा लिखा आदमी को पढ़े लिखे पार्टी के साथ रहना चाहिए। डिग्री ले लेने से एक गाना आया था, सुनिए ऊपर जी, एक गाना आया था अमिताभ बच्चन का, डिग्री है बस नाम की मौला, अपने लिए किस काम की मौला। आपके किस काम के हैं? आपके किस काम की? उस समय से बोले जा रहे हैं, पर्सनल टारगेट किए जा रहे हैं। अरे सुनिए, दूसरे पे कीचड़ उठाइएगा तो आप पे नहीं उठेगा। अजीब बात करते हैं, अजीब बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं आरजेडी वालों के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए। आरजेडी वाले लोग केवल बात बनाते हैं, हल्ला करते हैं। तर्क तो है नहीं आपके पास, तर्क तो है नहीं, तर्क तो है नहीं। जो बात को लेकर आइएगा कट कॉपी पेस्ट वाली पार्टी है आपकी। राजीव शुक्ला जी का आर्टिकल 256 क्या होता है? आर्टिकल 256 क्या होता है? क्या होता है आर्टिकल 256? क्या होता है? केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार को करना है, ये होता है। तेजस्वी यादव पढ़े हैं, जब वो नहीं पढ़े तो आप कैसे पढ़े लिखे आइएगा? सवाल ही नहीं उठता है। पर्सनल टारगेट करते हैं, डिग्री रखने से काम चलेगा, बुद्धि होना चाहिए काम करने के लिए, बोलने के लिए। अजीब बात कर रहे हैं, गले थे कहाँ और जा रहे हैं कहाँ। थोड़ी हटाइए वो सब बात। अरे सुनिए, आशीष जी के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए, आशीष जी के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को एक बार जाकर पढ़िएगा। जो आप लोग भस्मासुर पैदा कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आप ही लोगों को जलाने वाला है, चिंता मत कीजिए। वक्फ एक्ट 1995, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। 1500 साल पुराना धर्म, 1500 साल पुराना धर्म, 1400 साल पुराना धर्म होने के बाद 1500 साल पुराना मंदिर कैसे ले लिया अपना? कैसे ले लिया? अरे संविधान अब आ गए हैं, अब संविधान आ गए हैं, अब संविधान दिखने लगा, अब संविधान दिखने लगा आपको, अब संविधान दिखने लगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना कि 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर को 14 साल पुराना धर्म कैसे अपना मना लिया? भस्मासुर पैदा कर रहे हैं, भस्मासुर पैदा कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ट्रिपल तलाक आपके लिए अच्छा था, ट्रिपल तलाक अच्छा था, 370 अच्छा था। अरे देश का शोषण कर रहे थे आप लोग, इसीलिए आप लोगों का ये दुर्दशा है, इसीलिए जनता आप लोग को बाहर रखती है। अभी तो सरकार बनी नहीं तो बोली ये हाल है, जिस दिन सरकार बन जाएगी उन्हें तो आप लोग अंगार बिछाने लगिएगा जी। ठीक है उत्पल जी, राहुल जी, ठीक है उत्पल जी, राहुल जी, वैभव जी को भी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। वैभव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह लीजिए, फिर मैं वैभव जी के पास मैं आशीष जी, ऐसा है ये तरह से विषयांतर हो रहा है। जिस सवाल का जवाब दिया जा रहा है, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जी जो है उस पे कुछ नहीं कह रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, जो व्यक्ति जाति की राजनीति करता है और बार बार हमारे सरनेम पे सवाल उठा रहा है, वो अपना सरनेम छुपाए घूम रहा है। भाई अगर ऐसे सरनेम छुपा के घूमेंगे तो जाति जनगणना कैसे होगी? जाति जनगणना के लिए लिखिए ना कि कौन बिरादरी से आप हैं। जो है उत्पल बल्लभ जी, अगर आपकी जाति पर गर्व है तो अपनी जाति अपने नाम के साथ जोड़ के आइए कैमरे के सामने। अपनी जात छुपा काहे रहे हैं? उत्पल बल्लभ काहे लिख रहे हैं? यादव जी हैं तो लिखिए यादव जी हैं, कुर्मी हैं तो लिखिए कुर्मी हैं।
इस तरह से छद्म नाम से काहे आ रहे हैं? अपनी पूरी जाति लिखिए। आपको मिश्रा पे बहुत दिक्कत हो गई है, अपने नाम बोलने मिश्रा है, मिश्रा है, मिश्रा। इस तरह के व्यक्तिगत होना ही बताता है कि आप किस संस्कृति से मिश्रा जी, संस्कार से आते हैं। संदीप मिश्रा जी, आप तो बमक उठे। अरे आप आप नाम ही भमका रहे थे तभी भमके हैं, आप भमकाए हैं तभी भमके हैं। हमारे अंदर पेशेंस है, हम बोले नहीं भमक जाते हैं, ये ठीक नहीं ना है। नहीं तो अपनी जतिया बताइए ना उत्पल बल्लभ जी, अपनी जतिया बताइए ना, लिखिए ना अपने नमक सतवा, अपने नमक सतवा पूरा जात लिख के आइए। ऐसे छद्म नाम लेके सर्वे कर रहे हैं क्या? पता तो चले किस जाति के हैं, नहीं तो कल को पता चले जैसे इटावा में हुआ। सुनिए सुनिए, जैसे इटावा में हुआ वैसे यहाँ भी होगा। आपको भी कुछ कह देंगे तो आप कहेंगे हम पिछड़ी हैं, हम दलित हैं, हम अगड़े हैं। तो कम से कम बता दीजिए किस बिरादरी से आप हैं जो है। सर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में आप लोग गाली देते रहे हैं। हम इसमें हम लोग तो 5,000 वर्ष से आप लोग देते ही रहे, वही सुनता आ रहा हूँ। आप चाणक्य की भूमि से हैं और चाणक्य की भूमि से आपको गर्व होना चाहिए हर भारतीय पर, हर भारतीय की जाति पर, हर जाति का सम्मान करना चाहिए। आप पे भी इस तरह से नेशनल मीडिया पे आके आप गर्दन टेढ़ी करके मिश्रा है, मिश्रा है, ये क्या तरीका होता है भाई? आप किसी जाति के लिए इस तरह से टिप्पणी करेंगे? नहीं, आपको आजादी किसने दे दी? आपकी विचार अभिव्यक्ति की आजादी कहां से आ गई? हमारी जाति को मिश्रा जी से आप इस तरह से नहीं कह सकते। आप अपनी जाति लिख के कैमरे के सामने आइए, नहीं तो किसी दूसरी जाति के लिए आप टिप्पणी करने से परहेज करिए। मिश्रा जी, इस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ आपने टिप्पणी की है, इसको आपको माफी मांगनी चाहिए। आपका बोलने का तरीका जो था कहीं से था कि आप मिश्रा पे आपको कटाक्ष करना है। आप क्यों इस तरह से गर्दन घुमा के मिश्रा है, जगन्नाथ मिश्रा जी के चारा चोरी की माफी मांग लेता हूं मैं। प्रैक्टिस होती है भाई। जगन्नाथ मिश्रा जी के चारा चोरी अगर पे आप माफी मांग लेता हूं नहीं मैं। कर सकते कम से कम अपमानित मत करिए। जगन्नाथ मिश्रा जी के चारा चोरी पे माफी मांग लेता हूं मैं। बस खत्म हो गया। किसी की गला काट दीजिए, उसके बाद माफी मांग लीजिए, ये क्या तरीका होता है भाई? हाँ, नहीं, जगन्नाथ मिश्रा जी के चारा चोरी पे आप कैमरे के सामने बताइए, नेशनल मीडिया बताइए उत्पल बल्लभ जी की जाति क्या है, जाति जनगणना कैसे होगी ये बताइए। जाति मत पूछो इंसानों की, नहीं बताइए ना। आखिर दूसरे के जब मिश्रा पे आपको हुआ है आपको, तो बताइए ना, दुनिया जाने। ठीक है संदीप जी, वैभव जी से ले लेते हैं। वैभव जी प्लीज। मुझे बड़ी इस बात का दुख है कि ये पूरी डिबेट को मच्छी बाजार बना दिया गया है। अब क्या करिएगा, आप ही के सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्पल बल्लभ जी। सुनिए प्लीज आशीष जी, अब बीच बीच में टोक के अब कोई पॉइंट स्कोर नहीं होने देंगे, यही होता रहेगा। तू बता गजब स्थिति। जब जगन्नाथ मिश्रा जी की बात आ जाती है तो भाजपा के साथी भी मौन हो जाते हैं, आदरणीय संदीप जी भी। अरे मैं भी वैभव त्रिपाठी हूँ मिश्रा जी, गर्व है मुझे अपनी जाति पर, लेकिन मैं किसी को इस नजर से नहीं देखता कि कौन किस जाति का है। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और मैं उस सनातन को भी मानता हूँ जो लेकिन आपकी पार्टी तो वैभव जी ये कहती है जिसका जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक। ये तो आप ही की पार्टी कहती है ना, ये हम तो नहीं कह रहे। सुन तो लो भाई, एग्जैक्टली हम उस पे बात करते हैं भाई। ब्राह्मण न्याय की प्रतिमूर्ति होता है, वो न्याय की बात करता है। हम कह रहे हैं न्याय होना चाहिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय होना चाहिए। मोदी जी उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं। नहीं, कैसे वक्त संशोधन कानून के जरिए अन्याय कैसे हुआ है ये आप मुझे समझाइए। मैं आप ही को बोलने दूंगा, मैं आप ही और मेरे बीच संवाद होगा, आप मुझे समझाइए। मैं आपको समझा, थोड़ा सा सब्र, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपना काउंटर करिए। मामला ये है कि अभी भाजपा के साथी कह रहे थे 3 तलाक। जी, 3 तलाक देके पत्नी को छोड़ना गलत है, हम भी मानते हैं भाई, ऐसे किसी महिला को छोड़ना गलत है। लेकिन बिना किसी लीगैलिटी के अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाना, वो कौन सा धर्म कहता है? सनातन में उसकी अनुमति है क्या? सनातन में 7 जन्मों का बंधन होता है और दुर्भाग्य से आदरणीय मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ इधर ही आपको मैं कह रहा हूं, वक्त पर बोलिए, केवल 1.5 मिनट का समय बचा है। वैभव जी 1.5 मिनट का बचा है। बात कर लो पहले, ये लोग जो बात कर रहे थे प्लीज। अब शिक्षा की बात करते हैं भाजपा के साथी।
अरे इंटायर पॉलिटिकल साइंस पहली डिग्री मिली और आखिरी मिली। आप वक्फ बोर्ड पर सवाल क्यों ये नहीं है बात कर रहे हैं? आप मैं इधर उसी पे उधर आ रहा हूं। रायता मैं- फैलाएंगे, समय मैं- निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे कि आपको नहीं, बोलने का मौका नहीं मिला। आशीष, मैं अपनी बात पूरी करके वहीं आ रहा हूं। बार बार टोक के आप टाइम किल कर रहे हैं। ऐसा है, नाली से गैस पैदा कर देना किस शिक्षाविद की बात है, किस साइंटिस्ट ने कहा? रडार को बादलों के पीछे से गुमराह कर देना कैसी शिक्षा है? ये सब बातें हैं। तो आलू की थोड़ा सा फैक्ट्री की भी बैलेंस चर्चा बात कर करें। लीजिए फिर। एग्जैक्टली आलू की फैक्ट्री से सोना जो बना रहे थे वो मोदी जी ने ही बनाया पहली बार 2013 में। आप उठा के पूरा बयान सुनिए मोदी जी का, राहुल गांधी जी का भी पूरा बयान सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे आग्रह मैंने करूंगा सुना है वैभव जी। आप अब वक्त पे मैं अब वक्त पे आ रहा हूं। मैं वक्त पे आ रहा हूं। देखिए वक्त बिल क्या है, वक्त में क्या है? वक्त की जो संपत्ति है, जिन लोगों ने दान की है, धर्मार्थ दान की है, ऐसा हमारे वहां भी दान किया जाता है। बहुत सारे आश्रम है, धर्मशाला है। उसी तरह वक्त में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन वक्त अमेंडमेंट बिल के नाम पे आप वक्त की जमीन को खुद हथियाने का जो एजेंडा चला रहे हैं, ये गलत है। इसके खिलाफ लोग, कौन सी जमीन हथिया ली गई? कौन सी जमीन हथिया ली गई वैभव त्रिपाठी जी? अरे अभी तो भाई अमेंडमेंट हुआ है, अभी एक्ट बनना है, अभी बहुत कुछ होना है उसमें। अभी तो मुस्लिम पक्ष से उनका उसके खिलाफ क्या उनका स्टैंड है, वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या दावा है, बहुत सारी प्रक्रिया है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब कुछ तो नहीं कैसे हुआ है हथिया तो लेंगे? ये हो रहा है। लेकिन जो इतना बड़ा प्रदर्शन लग रहा है, पता नहीं क्या है, कूड़ेदान में डाल देंगे। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, इंतजार कर लीजिए 10 दिन और। अरे हमने तो कहा ही नहीं, 10 दिन पहले आप ही ने डिबेट रख दी और हमको तो डिबेट का मुद्दा कुछ और बताया गया था। आप डिबेट किसी और मुद्दे पे करने लगे। सवाल ये है, वक्फ हो या कोई हिंदू धर्म की संपत्ति, जिसने दान दी और जिसने दान ली, उसमें सरकार का कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है। वैभव जी, दान देने वाली बात अलग है, लेकिन किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना भी ना सही नहीं करार दिया जा सकता है। समय की कमी है, किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे। राहुल आनंद जी, बल्लभ जी और वैभव त्रिपाठी जी, संदीप मिश्रा जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया।